मित्रों, आज हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक पर चर्चा करेंगे। यह कहानी कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, जिसे एनसीईआरटी ने बनाया है, का हिस्सा है। इस कहानी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलकंठ कुमार। डॉक्टर नीलकंठ कुमार सीआईटी में भाषा शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर नीलकंठ जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अभय जी। इससे पहले कि हम इस कहानी की विवेचना करें और इस कहानी के सामाजिक आर्थिक सरोकारों और इसके शिल्प से रूबरू हों, आइए हम फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन से थोड़ा परिचित हो जाएं। 2021 रेणु जी के जन्मशती का भी वर्ष है। रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के औराही हिंगना में हुआ था। औराही हिंगना उत्तर बिहार में भारत नेपाल सीमा के नज़दीक फारबिसगंज और अररिया के बीच स्थित सिमराहा रेलवे स्टेशन के समीप बसा है। गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बिहार राज्य को करीब 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। गंगा के उत्तर में उत्तर बिहार और गंगा के दक्षिण में दक्षिण बिहार। उस समय औराही हिंगना पूर्णिया जिला के अंतर्गत आता था। नेपाल में बसा विराटनगर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा औराही हिंगना और विराटनगर में हुई। बाद में उन्होंने काशी में भी पढ़ाई की। वह समय मानव समाज में उथल पुथल का था। रेणु इससे अछूते नहीं थे। इन अनुभवों का इनकी रचनाओं पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। रेणु की कहानियों, उपन्यासों और संस्मरणों पर उस समय का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलू प्रबल रहा है। प्रायः रचनाकार क्रमशः प्रसिद्धि पाते हैं। रेणु अपनी प्रथम कृति मैला आंचल से ही प्रसिद्ध हो गए। मैला आंचल अपने भूखंड और कालखंड से बाहर निकलकर पूरे विश्व और समय का प्रतिनिधित्व करने लगे। प्रेमचंद के गोदान के बाद मैला आंचल आधुनिक हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर साबित हुआ है। बाद में दूरदर्शन ने इसी नाम से एक धारावाहिक का भी निर्माण किया है। मैला आंचल के अलावा उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाओं के नाम हैं परती परी कथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। उनकी प्रसिद्ध कहानियां रही हैं मारे गए गुलफाम या तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, संवदिया आदि। उन्होंने हिंदी साहित्य में आंचलिकता को स्थापित किया। प्रोफेसर नामवर सिंह ने कहीं कहा है कि रेणु हिंदी के प्रथम कथाकार थे जो कलम से नहीं कैमरे से लिखते थे। उनकी कहानियों में चित्र है, रंग है, गीत है, संगीत है। बॉलीवुड ने तीसरी कसम पर इसी नाम से एक फिल्म का भी निर्माण किया जो अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी सराहा भी गया। सन 1970 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। देश में आपातकाल की घोषणा के विरोध में उन्होंने पद्मश्री सम्मान वापस भी कर दिया था। रेणु की मृत्यु सिर्फ 56 वर्ष की आयु में 11 अप्रैल 1977 में हो गया था। आइए अब हम इस कहानी पर चर्चा करें। इससे पहले कि इस कहानी की व्याख्या के लिए मैं डॉक्टर नीलकंठ से आग्रह करूं, आइए इस कहानी का सारांश समझें। 20वीं शताब्दी के 5वें दशक में लिखी यह कहानी तकरीबन 2700 से 2800 शब्दों की है, जो मुख्यतः लुट्टन सिंह के पहलवान बनने से लेकर उसकी मृत्यु तक के सफ़र को बयान करती है। लुट्टन सिंह एक जांबाज पहलवान तो था ही, साथ ही वह एक उम्दा ढोलकबाज भी था। ढोलक की ढाक से ही वह पहलवानी के लिए आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करता। ढोलक की ताल और लय ही उसके लिए प्रेरणा स्रोत थे। कम उम्र में शादी और फिर माँ बाप के गुजरने के उपरांत वह अपने ससुराल में ही रहने लगा। वहीं वह 2 बच्चों का बाप बना और फिर वहीं एक मेले में एक प्रसिद्ध पंजाबी पहलवान को हराकर लोकल हीरो हुआ। इस जीत के बाद स्थानीय सामंत ने उसके नाम के आगे सिंह की पदवी दिया, जिसका विरोध सामंत के दूसरे पैरोकारों ने किया। उस सामंत ने अब लुट्टन सिंह को अपने संरक्षण में ले लिया। उसके बाद उसका जीवन सरल और सुगम हो गया। वह पहलवानी करता और अपने परिवार का भरण पोषण। उसने अपने दोनों बच्चों को भी पहलवानी और ढोलक के गुर बताए। लेकिन तभी उसका जीवन बदल गया। बूढ़े सामंत की मौत के बाद विलायत से लौटे सामंत के बेटे ने अब जागीर संभाल ली। सबसे पहले उसने लुट्टन सिंह को दिया, संरक्षण वापस ले लिया। इस बात का वर्णन रेणु ने मार्मिक किंतु निर्लिप्तता के साथ किया है। जब नए सामंत को यह पता चलता है कि लुट्टन सिंह को सिर्फ पहलवानी के लिए उसे सामंती खजाने से भोजन इत्यादि दिया जाता है, तब वह टेरिबल बोलता है
और नया मैनेजर हॉरिबुल, और इस तरह से लुट्टन सिंह अब बेरोजगार हो जाता है। वह कुछ दिन तो आसपास के बच्चों को पहलवानी और तबला सिखाकर अपना और अपने 2 बच्चों का भरण पोषण करता है, परंतु कुछ ही दिनों में जीविका का यह स्रोत भी जाता रहता है। ऐसे समय में ही इलाके में मलेरिया और प्लेग फैल जाता है। इस त्राहिमाम में पहलवान रात भर ढोलक बजाता था ताकि गांव के लोग रात की भयावहता से डरे नहीं। उसके दोनों बच्चे भी इस महामारी के चपेट में आ गए। फिर भी वह रात भर ढोलक बजाता रहता था, परंतु एक रात ढोलक की आवाज़ धीरे धीरे सुन्न हो गई। पहलवान लुट्टन सिंह की मौत हो गई। उसकी इच्छा थी कि उसकी चिता पर उसे चित कर नहीं जलाया जाए। उसकी इस इच्छा को भी पूरा किया गया। अब मैं डॉक्टर नीलकंठ से आग्रह करूंगा कि वो इस कहानी की समीक्षा रखें, उन विशेषताओं का जिक्र करें जो इस कहानी को अद्भुत बनाती है। आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में फणीश्वर नाथ रेणु को एक कहानीकार के रूप में आप कैसे देखते हैं, डॉक्टर नीलकंठ जी? धन्यवाद अभय जी। आपने फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में और उनकी कहानी पहलवान की ढोलक, इन दोनों के बारे में पर्याप्त सूचनाएं हमारे विद्यार्थियों को दे दी हैं, और इतनी समग्र सूचना के पश्चात लगभग सब लोग एक धारणा इस कहानी को लेकर और फणीश्वर नाथ रेणु को लेकर भी बना चुके होंगे। अब हमारे सामने सवाल ये है, जैसा कि अभय जी ने सवाल खड़ा किया है, कि कैसे फणीश्वर नाथ रेणु और उनकी ये कहानी हिंदी साहित्य में अलग है। जैसा कि आपने पहले सूचित किया कि यह मील का पत्थर साबित हुआ फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास और उनकी कहानियों के बारे में भी। दरअसल फणीश्वर नाथ रेणु आज़ादी के बाद के रचनाकारों में से गिने जाते हैं मुख्य रूप से। हालांकि उनकी यह कहानी तो 1944 में ही प्रकाशित हो गई थी किसी पत्रिका में, लेकिन जो प्रसिद्धि उनको मिली, जैसा कि आपने अभी सूचना प्राप्त की मैला आंचल से, वो 1954 में छपी थी, और 1954 में छपने के बाद पहली रचना से ही वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए, और इस रचना ने उन्हें एक आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध किया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रेमचंद के बाद किसी महत्वपूर्ण रचनाकार का नाम लिया जाता है तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अच्छा, दोनों में एक खास तरह की समानता भी है। ग्रामीण परिवेश को, भारतीय समाज को ये भी उठाते हैं और प्रेमचंद भी उठाते हैं। दोनों ग्रामीण जीवन को बहुत ही सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ हमारे समक्ष रखते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के रचनाकार हैं। रेणु जी की ख्याति अपनी आंचलिकता, अपनी क्षेत्रीयता, जो भी शब्द आप उपयोग कर लें उसकी वजह से है, और प्रेमचंद एक समग्र भारतीय ग्रामीण जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब अगर फणीश्वर नाथ रेणु कैसे खास हैं, कैसे अद्भुत हैं, आप समझना चाहते हैं तो हम प्रारंभ करते हैं पहलवान की ढोलक से ही। सबसे पहले तो आप इस शीर्षक को ही ले लें, पहलवान और ढोलक, ये दोनों कोई शास्त्रीय शब्द नहीं है। पहलवानी जो एक खेल है वो एक तरह से लोक संस्कृति का हिस्सा है। गांव में, अपने अपने इलाके में लोग कुश्ती लड़ते हैं, खेलते हैं। दूसरी बात, ढोलक कोई शास्त्रीय वाद्य यंत्र नहीं है, कोई भी इसको बजाता है, और ख़ास करके लोग गीतों को गाते हुए, नाटक करते हुए, अपने क्षेत्र में कोई घोषणा करते हुए, तो ये लोक कला, लोक संस्कृति का हिस्सा है, पहलवानी भी और ढोलक भी। अब आप इनके नाम पर आइए, फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु जो कि इनका उपनाम है, ये नेपाल के राजघराने से इनको मिला और धीरे धीरे यह प्रचलित हो गया। हालांकि मैला आंचल से उनको जब प्रसिद्धि मिली तो रेणु नाम की प्रसिद्धि भी उसी से दूर दूर तक फैली, ऐसा कुछ विद्वान मानते भी हैं। तो रेणु शब्द का अर्थ होता है धूल। धूल कहाँ? अपने क्षेत्र की, अपनी मिट्टी की। तो आप इससे अनुमान लगाइए
कि जो व्यक्ति अपने नाम के साथ उपनाम के रूप में रेणु का उपयोग कर रहा है, पहलवानी, ढोलक, लोक कला, लोक गाथा, संस्कृति, उस क्षेत्र को उठाकर हमारे सामने रख रहा है, अपने गांव की कथा सब लोगों के समक्ष रख रहा है, और भाषा भी कैसी, उसी क्षेत्र की, शब्द भी कैसे, वहीं उसी अंचल विशेष के। तो उनका पूरा का पूरा ध्यान नायकों के पर होने के बजाय एक ग्रामीण परिवेश पर, एक ग्रामीण संस्कृति पर, उसमें चाहे अच्छा हो बुरा हो, सुख हो दुख हो, आंचल मैला है फिर भी उन्हें मंजूर है, अपने क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं उसको भी वो बहुत प्रेम पूर्वक और बहुत एक सौंदर्य भरी दृष्टि से सबके समक्ष रखते हैं। तो कहने का मतलब ये कि उनके यहाँ उनका अंचल ही नायक है, उनका लोक ही उनका नायक है, और उसमें डूब कर वहाँ की भाषा में, वहाँ की संस्कृति में ये इसको लिखते हैं। इसीलिए इन्हें आंचलिक कथाकार भी कहा जाता है, और संभवतः इसीलिए अन्य रचनाकारों से वो भिन्न भी हैं, अलग भी हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। कहानी वही होती है, ग्रामीण परिवेश वही होता है, भाषा भी वही होती है, पर जो बड़े रचनाकार होते हैं वो अपने अनुभव को, अपनी संस्कृति को उस भाषा में मिलाकर अलग तरह की कहानी गढ़ते हैं, अलग तरह की भाषा गढ़ते हैं, और यही उनकी एक अलग पहचान भी होती है, और यही उनको महत्वपूर्ण बनाने के, साहित्य के क्षेत्र में उनको स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कारण भी होता है। तो फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़ते हुए, उनकी कहानियों को पढ़ते हुए, उनकी इस विशेषता को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। अभय जी। नीलकंठ जी, एक दूसरा सवाल जो हमारे सामने आता है कि ऐसी कहानियों और कहानीकारों को क्यों पढ़ें या पढ़ाएं? जी अभय जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि किसी भी कहानी या कहानीकार को हम क्यों पढ़ें और पढ़ाएं। पाठ्यपुस्तक निर्माण करते हुए हम लोग इस बारे में, इस संदर्भ में सोचते हैं, और मूल रूप से सोच यह होती है कि हिंदी साहित्य की परंपरा और उसकी निरंतरता की समझ के लिए आवश्यक है कि हर मोड़ के कहानीकारों को जाना और समझा जाए। जैसे प्रेमचंद के तुरंत पश्चात जो दूसरे महत्वपूर्ण कहानीकार हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु को जानना समझना हिंदी साहित्य और इतिहास की परंपरा को जानना समझना है। इसी तरह से निराला, प्रसाद, अज्ञेय, निर्मल वर्मा, सबको हम पढ़ते पढ़ाते हैं इस परंपरा की समझ के लिए। दूसरी बात ये कि कहानियों को पढ़ाने का जो हमारा एक उद्देश्य होता है वो कौशलों के विकास का। अलग अलग भाषा के कौशल हैं, समझ है, जिज्ञासा और कल्पना को अवकाश देने की बात है। तो इन सारे उद्देश्य से भी कहानियों को पढ़ाया जाता है। लेकिन इस कहानी को पढ़ाने के पीछे जो और एक उद्देश्य आप समझ सकते हैं वो ये है कि भारतीय समाज के एक खास मोड़ पर हमारे ग्रामीण जीवन की क्या स्थिति थी, इसकी समझ के लिए भी इस कहानी को पढ़ा और पढ़ाया जाना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात कि बंगाल के लोग जैसे शरतचंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर से अपने आप को जोड़कर खुद को समझते हैं और अपनी संस्कृति को जानते समझते हैं, तो किसी भी संस्कृति को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए कुछ आइकॉन्स होते हैं। जैसे शरतचंद्र और रविन्द्रनाथ हैं, वैसे ही हिंदी साहित्य, भाषा और संस्कृति को अगर आप व्यक्तियों से जोड़ना चाहते हैं तो प्रेमचंद होंगे, रेणु होंगे। इसलिए भी ऐसे कहानीकारों को पढ़ना और पढ़ाया जाना चाहिए। अगला सवाल जो हमारे सामने आता है कि ऐसी कहानियों को कैसे पढ़ें या समझें? जी, ऐसी कहानी या कहिए कि किसी भी कहानी को कैसे पढ़ें और पढ़ाएं। किसी भी कहानी को पढ़ने और पढ़ाने का तरीका जो है, चूँकि कहानी मूल रूप से कही जाने वाली विधा है, बचपन से भी कहानी सुनने की हमें आपको सबको आदत होती है। तो कोई भी कहानी जब आए तो सबसे पहला और बेहतर तरीका ये है कि उसको आप पढ़ें। तो सभी विद्यार्थी इस कहानी को
पढ़ें, अच्छे से उसका पाठ करें। आप चाहें तो ऑडियो पाठ सुन सकते हैं, आप चाहें तो खुद पढ़ें। खुद पढ़ें तो मुझे लगता है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि खुद पढ़ने से आपके कई कौशल एक साथ विकसित होते हैं। और पढ़ने के साथ साथ जब एक बार आप पढ़ लें तो अगली बार जब इस कहानी को पढ़ें तो उसकी सूक्ष्मता को ध्यान में रखते हुए भाषा को देखें, उसमें आए हुए मुहावरों को देखें, उसमें आए हुए संगीत और ध्वनियों की ओर अपना ध्यान दें। और साथ ही प्रेमचंद की कहानी अगर आपने पढ़ी है, ईदगाह जैसे मान लीजिए, या और भी कोई कहानी, तो समझने का प्रयास कीजिए कि उन कहानियों से ये कहानी कैसे भिन्न है, किन किन मसलों में, किन किन तरीक़ों से ये कहानी अलग बनती है उन कहानियों की अपेक्षा। फिर कहानी पढ़ते हुए जो जो विषय वस्तु, जो कंटेंट जिसको कहते हैं, जो उठाया गया है, उसकी समझ की ओर भी ध्यान देना चाहिए। और पढ़ते हुए कई प्रकरण, कई शब्द, मुहावरे खास करके इस कहानी में या फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी में आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रथम दृष्टया आपके समझ में नहीं आएगी। जो आंचलिकता की बात हो रही थी, अंचल विशेष के शब्द संस्कृति होने के कारण, लेकिन शब्द, मुहावरे या कोई व्याकरण के अन्य कॉन्सेप्ट भी, अन्य संकल्पना भी संदर्भ में ही समझ में आते हैं। अगर आप आगे पीछे के संदर्भ को समझ रहे हैं तो आप बहुत सारे मुहावरों का अर्थ यूं ही समझ लेंगे। जैसे कि इस पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है जो पूरी तरह आंचलिक है। टेर लगाना उदाहरण के लिए, या दुलकी लगाना। दुलकी लगाना कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो उस क्षेत्र का नहीं है उसके लिए समझ पाना संभव नहीं है, चूँकि वो उस क्षेत्र में, उस भाषा और संस्कृति में प्रचलित शब्द है। जब आप पूरी कोशिश से दौड़ते नहीं हैं, चलते हैं और बहुत ही मद भरे चाल में चलते हैं तो उसको दुलकी लगाना आप कह सकते हैं। अब वो पहलवान जो है, जो शेर का बच्चा है इस कहानी में, और चांद सिंह नाम है उसका, और पंजाबी पहलवान है, और उसके सौंदर्य को देखकर लेखक जब उसका वर्णन करते हुए तो कहते हैं कि उसके संदर्भ में, और बाद में लुट्टन सिंह के संदर्भ में भी ये बात आती है कि वह दुलकी लगाता था। दुलकी लगाना का मतलब ये है कि वह अपने ताकत के गर्व में हल्के हल्के भर कर चलता था, मानो वह इस पहलवानी की दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति हो। तो एक अलग तरह के चाल का उल्लेख है। अब इस शब्द को अगर आप डिक्शनरी में खोजने जाएं तो संभवतः आपको न मिले, लेकिन आगे पीछे के संदर्भ को देखिए तो आपके समझ में आ जाएगा कि दुलकी लगाने का अर्थ क्या है। टेर लगाने का अर्थ भी आगे पीछे के संदर्भ को देखकर आप समझ जाएंगे। तो कहानी पढ़ने समझने का ये तरीका होता है कि कहानी को पढ़िए, उनके दृश्यों का भी आप अनुमान करिए। जैसे ये कहानी जो है, इसकी खासियत ये है कि इसमें नाटकीयता है। जैसा कि अभय जी कह रहे थे सूचना देते हुए पूर्व में, कि नामवर सिंह ने कहा है कि रेणु जी ऐसे कहानीकार थे जो कैमरे से लिखते थे। कैमरे से लिखने का मतलब ये कि दृश्य की पूरी परिकल्पना उनकी कहानियों में आपको मिलेगी, उनके उपन्यास में आपको मिलेंगे। अब इस कहानी को ही आप उठाएं तो एक दृश्य उस गांव का है, एक दृश्य मेले का है जिसमें पहलवानी का पूरा खेल चल रहा है और वहाँ पर पूरी घटनाएं घटती हैं। एक उस गांव का दृश्य है जहाँ महामारी फैली हुई है। तो इस तरह से अलग अलग दृश्य हैं। तो अगर आप इनको दृश्यों में बांट कर देखें, समझें, तो आपके समझ में कहानी और भी बेहतर तरीके से आएगी। प्रेमचंद ने कभी कहा था, उनका बहुत प्रसिद्ध वक्तव्य है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है जी। तो इस वक्तव्य के संदर्भ में इस कहानी को हम कैसे समझेंगे कि जो भारतीय समाज में जो बदलाव हुआ उसको यह कहानी कैसे रेखांकित करता है? पहले हमारी बातचीत हो चुकी है कि फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिक कथाकार होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अंचल विशेष के सुख दुख,
अच्छाई बुराई सब को पूरी संवेदना के साथ प्रकट करना। अब इस कहानी को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो जो कुछ बातें, कुछ बिंदु आ गए हैं इनमें, उनकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, तो समझ में ये बात आ जाएगी कि कैसे कोई भी कहानी या साहित्य समाज का दर्पण होता है, या समाज को किस तरह से कहानियाँ अभिव्यक्त करती हैं। अब उस समय के भारतीय समाज में आप जानते हैं कि जाति व्यवस्था की स्थिति कैसी थी। तो जाति व्यवस्था की प्रारंभिक सूचना या संकेत, जातिगत बदलाव, उसकी स्थिति अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु की इस कहानी से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जब एक शोषित, पीड़ित या निम्न जाति का व्यक्ति गांव में तमाम कष्ट सहते हुए पहलवान के रूप में तैयार होता है, मजबूत पहलवान के रूप में, और मेले में पंजाबी और पठानी दोनों पहलवानों को पछाड़कर वो राजा का प्रिय बनता है, तो राजा उसको सिंह की उपाधि देते हैं। तो वहाँ जो पंडित और मैनेजर थे वो उस पर आपत्ति व्यक्त करते हैं। तो ये दोनों पक्ष वहाँ पर हमारे सामने आता है कि एक तरफ जातिगत स्थिति और दूसरी तरफ लोगों का विरोध, तीसरी तरफ राजा जैसे लोग। उस समय की सामाजिक स्थिति में कुछ बदलाव की भी चर्चा हो रही थी, जिसमें बहुत सारे समाज सुधारक जातिगत स्थिति पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर रहे थे। तो वो सूचना भी आपको इस कहानी में मिल जाएगी, जब राजा कहते हैं कि नहीं नहीं, इसने तो कर्म क्षत्रियों वाला किया है, इसलिए सिंह की उपाधि तो इसको मिलेगी ही मिलेगी, और राजा का कहा कौन टाल सकता है। तो यही नहीं, बाल विवाह की सूचना आपको इस कहानी में मिल जाएगी। विधवाओं की क्या स्थिति थी, कैसे लुट्टन की सास को पूरा गांव तंग करता था, तो उसमें जातिगत मसला तो है ही है। एक महिला, वो भी विधवा महिला की क्या स्थिति होती है, इसका संकेत भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। गाँव में चिकित्सा की क्या स्थिति थी, जब ढोलक ही डॉक्टर हो कि लोगों की एकमात्र सहारा लोगों का उस गांव में रात में बजता हुआ पहलवान का वह ढोलक है। इससे आप अनुमान लगाइए कि चिकित्सा की क्या स्थिति थी। तो आप वो जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। खेती खलिहानी में अचानक से अगर ओलावृष्टि हो जाए या कोई समस्या पैदा हो जाए तो कैसे पूरे गांव की स्थिति होती थी। धन्यवाद नीलकंठ जी, आपने बहुत विस्तार से इस कहानी की चर्चा की, इसकी समीक्षा की। हम इस चर्चा का अंत करना चाहेंगे एक संदेश के साथ कि आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे। बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए संदेश के साथ साथ मैं चाहूँगा कि एक गतिविधि भी उनको दूं, जो वो अपने जीवन में जो समझ उनकी बनी है इस कहानी के माध्यम से, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी को पढ़ते हुए, कहानी और लेखक दोनों के बारे में उसका उपयोग करें, और फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ जैसे ठेस, जैसे कि संवदिया, पंचलाइट या मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, जिस पर फिल्म भी बनी है, उनकी इन कहानियों को पढ़ें और आपकी जो समझ फणीश्वर नाथ रेणु और कहानी के संदर्भ में बनी है, उनको ध्यान में रखते हुए किसी एक या दो कहानी का विश्लेषण करें और इसे लिखकर अपने विद्यालय की पत्रिका में या किसी साहित्यिक पत्रिका में या विद्यालय में नोटिस बोर्ड पर या विद्यालय में कहीं भी कोई वाद विवाद का मंच हो तो वहाँ इसको लिखित रूप से प्रस्तुत करें। तो इससे आपकी समझ विकसित होगी और लिखने, बोलने, पढ़ने सबका कौशल भी विकसित होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीलकंठ जी, धन्यवाद।